दावे के साथ जो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जी। हमारा खाना बेस्ट इन अंबिकापुर है। आप इंस्ट्रक्शन देखिए, जब आप किसी भी होटल बिजनेस में जाते हैं हाँ, तो उसका सीधा सीधा मैं आपको हिसाब बता देता हूँ। हाँ। तो आपके होटल मोती महल में कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? जिस जगह पर जी, छोटे जगह पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आजकल जो सुविधा है एयरबीएनबी की हाँ, सुविधा है। एयरबीएनबी क्या होता है कि आप ये सबसे पहले आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आपको आवेदन देना पड़ेगा, जी, नक्शा पास कराने। अंबिकापुर में मंथली जो फूड की सेल होती है जी। स्विगी ज़ोमैटो पे, हाँ, हाँ। वो 70 लाख रुपीस की होती है। सबसे पहले आपको लोगों को दिखना है। दिख आप किस माध्यम से सकते हैं? आप देखा जाए तो जो खाना बच जाता है, उस खाने का वास्तव में क्या किया जाता है? जो अनुभव के साथ होटल बिज़नेस की शुरुआत करना चाहे, उसे आप क्या सलाह देंगे? नमस्कार, प्रणाम। एक शानदार नए वार्तालाप में आपका स्वागत है। जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या फिर हमें कहीं खाना खाना होता है, तो इसका पूरा व्यवस्था कहीं न कहीं होटल, रेस्टोरेंट पर होती है। और आज के समय पर होटल, रेस्टोरेंट का बिज़नेस लगातार करोड़ों, अरबों के गति से बढ़ रहा है। तो ऐसे में आज हम हैं होटल बिज़नेस के मशहूर और प्रतिष्ठित बिज़नेसमैन होटल मोती महल के संचालक और ओनर जो है मिस्टर जो है प्रज्ञांश राय जी के साथ। तो प्रज्ञांश राय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया हैं। जी, जी, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद अवधेश जी अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप कीमती समय अपना निकालें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अच्छा, होटल बिज़नेस में आने के बाद कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप अपने आप को? देखिए, हर बिज़नेस, हर प्रोफ़ेशन का एक नेचर होता है। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हाँ, जैसे हमारा है मेडिकल बिज़नेस, या हाँ, जो हम डॉक्टर कह सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर की जॉब का क्या नेचर है आप समझिए। पैसा नो डाउट डॉक्टर्स में बहुत कमाते हैं, उनके पास भी बहुत है, उनकी सैलरी भी बहुत रहती है। जी, जी। लेकिन उनका जो नेचर ऑफ जॉब है, वो हाँ, रोज़ जाते हैं अस्पताल, लोगों की पीड़ा देखते हैं, बिल्कुल, दुःख देखते हैं, बिल्कुल। ब्लड देखते हैं, हुँ, कोई एक्सीडेंट किया हुआ मरीज रहता है उसको देखते हैं। तो उनका नेचर ऑफ जॉब जो है वो हल्का-सा सैड है, जो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल। लोगों की दर्द देखना पड़ रहा है, पीड़ा देखना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन इस बिज़नेस का सबसे खूबसूरत पार्ट मेरे को यही लगता है कि इस बिज़नेस में आप लोगों का सेलिब्रेशन देखते हैं। लोग बिल्कुल। अपना बर्थडे आके यहाँ पे हाँ, सेलिब्रेट करते हैं, लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। 25 सिल्वर जुबली, जिनको 25 साल हो गए शादी किए, वो यहाँ पर आके सेलिब्रेट करते हैं। जी, जी। तो मुझे ये बिज़नेस में इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी कह सकते हैं उनके जन्मदिन, सालगिरह पर आप भी एन्जॉयमेंट का ही जो है फुल एन्जॉय ले पा रहे हैं। जी, जी, बहुत ही मज़ा आता है। जो लोग आते हैं बहुत ही एन्जॉयमेंट के मूड से आते हैं, और जी, हमारा जी। बेस्ट यही रहता है कि हम उनको हमारा बेस्ट सर्विस दें और हमारा बेस्ट खाना खिलाकर दें। बिल्कुल। अगर कहा जाए राय जी कि होटल का बिज़नेस आखिरकार है क्या? देखिए, होटल का बिज़नेस जी। जब हम कहते हैं तो एक वर्ड है हाँ, होटल। हाँ। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर 3 अलग-अलग बिज़नेसेस होते हैं। जी, जी। जैसे कि मैं उसको बाइफरकेट करूँ तो एक बिज़नेस होता है हमारा रूम, हाँ, जो कि स्टे बिज़नेस रहता है। बिल्कुल। एक उसमें बिज़नेस ऐड ऑन रहता है, उसका जो रहता है रेस्टोरेंट बिज़नेस, हाँ, जो कि फूड प्रोवाइड करता है। हाँ। और इसी होटल इंडस्ट्री में जो तीसरा बिज़नेस रहता है वो बैंक्वेट का बिज़नेस रहता है, हुँ, हुँ। जहाँ पे आप बड़े लोगों को गैदर कर सकते हो, 100 150 लोगों को आप उनकी पार्टी एक साथ करा सकते हैं। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो अच्छा, मतलब ये होटल का बिज़नेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 इसमें पार्ट में। रेस्टोरेंट भी एडेड होते हैं? रेस्टोरेंट भी एडेड होते हैं, जी बिल्कुल। और एक होटल का बैकबोन होता है हुँ, हुँ। रेस्टोरेंट। क्योंकि आप किसी को अगर रुकने की सुविधा दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल। उसको खाना भी चाहिए। हाँ, जैसे आप घर में सुबह उठते हैं तो आपको चाय की नीड रहती है। यहाँ भी लोग सुबह उठेंगे तो उनको तुरंत चाय चाहिए। चाय के साथ वो ब्रेड लेते हैं, टोस्ट लेते हैं। फिर दोपहर का लंच रहता है, जैसे आप घर में खाना ग्रहण करते हैं, बिल्कुल। रात का सेम वही प्रोसीजर रहता पूरा है। घर का मतलब कि माहौल जी। पैदा हो जाता है। जी, जी, बस जो जी, हम जी। घर में अपने बड़े-बुज़ुर्ग के लिए करते हैं कि हाँ, हाँ। घर की जो छोटी बेटी रहती है, वो हुँ, ले हुँ। जाके चाय ले जाके देती है, सेम वैसा ही है, बस चीज़ें थोड़ी-सी अलग हो जाती हैं, जगह बदल वहाँ जाती है। जगह बदल जाती है, हाँ, हाँ। स्टाफ्स बदल जाते हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आपका एकेडमिक शिक्षा कहाँ तक रही है? मैंने अपना 12th किया है हॉली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल से, अच्छा, अच्छा। और उसके बाद मैं अपना सिविल इंजीनियरिंग श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस भिलाई हाँ। से प्राप्त की अच्छा, है। अच्छा। जी। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने की जी, है। जी, जी। बिल्कुल। और देखा जाए तो आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहा है? देखिए, पारिवारिक माहौल शुरू से बहुत ही इंक्लाइंड रहा है हाँ, टुवर्ड्स कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ,
क्योंकि मेरी माताजी प्रिंसिपल हैं, जी। पापा जिला शिक्षा अधिकारी हैं, दोनों अच्छा। एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, हाँ। तो शुरू से ही उनकी ये रुचि थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहूं, पढ़ाई में बहुत आगे रहूं। तो पारिवारिक माहौल जो आप कहेंगे वो शिक्षा के और ज़्यादा बढ़ावा देने वाला रहा है। तो सरकारी नौकरी का पूरा माहौल मिला है। जी, सरकारी नौकरी का माहौल मिला है। हाँ। और चाहते थे कि नौकरी करे चाहे नहीं करे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई योग्यता प्राप्त कर ले। मतलब जी। नौकरी के लिए दबाव नहीं बनाया घर के लोग। जी, पहले तो नौकरी के लिए ही दबाव था, अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरी रुचि कहीं और थी, तो हाँ, हाँ। कई बार होता है कि पेरेंट्स बच्चे को कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ये जस्ट उल्टा हो गया। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपने पेरेंट्स को फिर कन्विंस किया कि मेरी इसमें रुचि है, आप मुझे इस लाइन में जाने दीजिए। कैसे कन्विंस कर पाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हाँ। हैं। आपको अडिग रहना पड़ता है अपने फैसलों पे। आप अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है, तो आप कभी अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आप खुद ही कन्विंस नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले आप खुद कन्विंस होइए। हाँ। आप पूरा जो भी आप करने वाले हैं, उसके सबसे पहले तो आपके अंदर रुचि होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका आप एक रोड मैप तैयार कर लें। हाँ। जब सारा कुछ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप रेडी कर चुके हैं, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को जाके रीच करिए। जी। तो मानने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। उन लोग भी जब देखेंगे कि इसकी रुचि है, इसने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रखी है, इसको काफ़ी ज्ञान है, इसने इस फील्ड में 1 साल या 2 साल जॉब भी किया है, हाँ। तो डेफ़िनेटली वो चांस बढ़ जाता है मानने का उनका। बिल्कुल। जी। अच्छा, आपने सिविल इंजीनियर की है। जी। प्लस पॉइंट अगर देखा जाए तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर सिविल इंजीनियर का नौकरी करने के बजाय होटल बिजनेस की ओर ही आप क्यों बढ़े? देखिए, इसके आंसर तो कई प्रकार से दे सकते हैं। जी। लेकिन मेरी जो शिक्षा हुई होली क्रॉस स्कूल में, तो हम एक लाइन कहते हैं कि हाँ। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू हैंग आउट विथ। मतलब आप जो 5 लोगों के साथ रह रहे हैं, हाँ, हाँ। आप उसके एक एवरेज होते हैं। बिल्कुल। जैसे आप बहुत ज्ञानी लोगों के साथ रह रहे हैं, तो हाँ, कहीं हाँ। न कहीं वो ज्ञान आप में भी ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल। तो मेरे जो 5 लोग थे जिनके हाँ। साथ मैं हैंग आउट करता था, हाँ। वो सभी बिज़नेस बैकग्राउंड के थे। अच्छा। उनके बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस थे। उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रहे थे। तो मैंने उनको देखा, उनसे मेरी रुचि डेवलप हुई। तो मैंने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कुछ 9 टू 5 से अलग कर रहे हैं, जो कि 9 टू 5 वाले नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी इसलिए इस बिज़नेस में रुचि डेवलप हुई। बिल्कुल। और सिविल इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है, हाँ। होटल बनाने में मुझे सिविल इंजीनियरिंग ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत, मतलब सहयोग किया है। सहयोग किया है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल किया है, क्योंकि एक होटल बनाने से पहले हाँ, हाँ। आपको 2-3 साल का जो पीरियड रहता है, वो होटल को बनाने में ही निकल जाता है। बिल्कुल। लोग होटल को देखते हैं जब वो बन जाता है, लेकिन हाँ, हाँ। उसके पहले 2 से 3 साल का प्रोसेस है। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा काम आई मेरे। मतलब जी। बाहर से आपको आर्किटेक्चर का भी उतना। जी, आर्किटेक्चर का नॉलेज था, लेकिन फिर हाँ, भी हाँ। मैंने और भी जो होटल्स स्पेसिफिक हाँ, हाँ। आर्किटेक्ट्स हैं, उनको हाँ, हाँ। रीच किया, बिल्कुल। उनसे नक्शा निकलवाने के लिए। मतलब जी, आर्किटेक्चर का बेसिक जानकारी आपके पास था पूरा, बेसिक है जानकारी ना? था। जी, जी, जी। 5 लोग का जो बता रहे हैं रहने का जो संगति है, हुँ। तो आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो संगति कितना महत्वपूर्ण है एक आदमी को अगर बड़ा लेवल तक पहुंचाने के लिए? देखिए, संगति बहुत महत्वपूर्ण है। जी। संगति आपको दिशा देती है जी। और संगति आपको नॉलेज देती है। संगति आपको बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। तो ये सारी हैं, और संगति आपको बहुत ही आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मददगार रहती है, क्योंकि आप जब बिज़नेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बिज़नेस करेंगे तो माल बेचने के लिए लोग चाहिए। आप किसी से तो हेल्प माँगने जाएँगे हाँ। मार्केट में, बिल्कुल। तो आपकी जो संगति के लोग हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा सहयोग करेंगे उसमें। जी। बिल्कुल। अच्छा, होटल मोती महल को खोलने में परिवार का कितना महत्वपूर्ण रहा सहयोग? देखिए, परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा, बिल्कुल। फाइनेंशियली भी और हाँ। इमोशनली भी। जो एक बैक सपोर्ट मिलना चाहिए हाँ, हाँ। फैमिली से, वो बिल्कुल मुझे मिला, और तभी मैं इस प्रयास में सफल हो पाया हूँ। पूरा सहयोग बना रहा है। जी, जी, बिल्कुल। ज़्यादा सहयोग मम्मी का रहा या पापा का? दोनों का मेरे साथ तो ऐसा है कि दोनों का इक्वल है। अगर मैं बाँट दूँ तो 50% पापा का रहा है, 50% मम्मी का रहा है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बड़े भैया सिविल इंजीनियर करने का ही ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, जब आप 12th में रहते हैं, जब आप अपना जस्ट स्कूलिंग कंप्लीट किए रहते हैं,
तब दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है। हम हाँ, हाँ। 16-17 साल के रहते हैं, तो इस चीज़ में तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, बिल्कुल। तो उनके जो चॉइस है उसके साथ जाना चाहिए। तो मेरे मॉम डैड का चॉइस था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में जाऊँ हाँ। और आगे चल के एक अच्छा सिविल इंजीनियर और सरकारी नौकरी भी क्रैक करूँ साथ में। बिल्कुल। इसलिए मुझे सिविल इंजीनियरिंग की ओर डाइवर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने। जी, जी, जी। जी। अच्छा, वो कौन-सा मोमेंट था जब आपने डिसीज़न लिया कि होटल ही खोलना है और होटल ही खोलना है, बाकी कुछ नहीं? देखिए मैं जैसे मैं भिलाई में रहा, हाँ। रायपुर में रहा हुँ, हुँ। और भी मैंने इंडिया बहुत ट्रैवल किया। अच्छा, अच्छा। तो मुझे जो अच्छे-अच्छे होटल्स हैं उसमें हाँ। रुकने की बहुत रुचि थी। जी। तो मैं जो होटल्स हैं जो 10,000 प्राइस रेंज के हैं, हुँ। 15,000 प्राइस रेंज के हैं, हुँ, हुँ। तो मुझे मन करता था कि मैं जाके देखूँ कि उन लोग ऐसा क्या ऑफ़र कर रहे हैं कि उन लोग कस्टमर से 10 और 15,000 लेने के में सफल हो जा रहे हैं। तो जब मैंने उस बिज़नेस को देखा, पास से देखा, समझा, तब मुझे होटल बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट आया और मुझे मज़ा भी आता था। मेरे अंदर की जो रुचि थी वो होटल बिज़नेस में जाने की ही थी शुरू से। शुरू से ख्याल था। जी। अच्छा, देखा जाए तो पूरे इंडिया घूमना या फिर देश-विदेश घूमना एक आदमी का दिमाग खोलता है। कितना जी। महत्वपूर्ण है एक आदमी का दिमाग विकसित करने में? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब बाहर जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है जी। और हम इस दुनिया के कितने एक छोटे से पार्ट हैं। हुँ, हुँ। तो बाहर घूमने से आपको ये सारी चीज़ें नया क्या आ रहा है मार्केट में, हुँ। आगे की टेक्नोलॉजी क्या आ रही है मार्केट में। पहले हम देखते थे हम हाथ से गन्ने का रस निकाल रहे हैं। जी। अब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं उस चीज़ों के लिए मशीन्स आ रही हैं। तो बिल्कुल। जब आप बाहर जाएँगे तो आपको विभिन्न जितने भी प्रकार के बिज़नेस हैं उसके बारे में आपको नॉलेज बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। जी। अच्छा, जब आपने विचार कर लिया कि होटल ही खोलना है, तो होटल मोती महल नाम रखने के पीछे का क्या कहानी है? देखिए, जो आप मेरा जो फ़साड बोलते हैं हाँ। सिविल इंजीनियरिंग में उसको जी। बाहर से जो आप जब होटल का लुक देखेंगे, हाँ, हाँ। तो वो कहीं न कहीं एक पैलेस का लुक देता है। बिल्कुल। तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था हुँ। जिससे पता चले कि ये कोई पैलेस है। हाँ। तो पैलेस ऑलरेडी टेकन है हुँ। सरगमा पैलेस से और मानस पैलेस में पैलेस वर्ड ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। बाकी जो होटल्स हाँ, वाले हाँ। हैं। तो मैंने फिर और ऑप्शंस देखे, तो हुँ। एक फोर्ट है, फोर्ट हाँ। मतलब किला, अच्छा। एक है महल। जी, जी। तो फोर्ट क्योंकि इंग्लिश हो जा रहा था, मुझे हिंदी नाम रखना था जो हुँ, कि हुँ। सारे लोग प्रोनाउंस कर पाएँ बढ़िया से। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने मोती के साथ महल को चूज़ महल। किया इस होटल का नाम रखने के लिए। मतलब होटल मोती महल आप ही खुद रखे हैं या किसी का सहयोग भी रहा है इसमें? जी, मेरी मेरी वाइफ़ थी, हाँ, उन्होंने ये नाम सोचा, फिर हाँ। मुझे प्रोजेक्ट किया तो मुझे बेहद पसंद आया। बिल्कुल। तो हम लोग फिर फाइनल डिस्कशन पे पहुँचे कि हम मोती महल ही नाम रखेंगे। जी। अच्छा, होटल के निर्माण में एक बेस्ट आर्किटेक्चर का कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बेस्ट आर्किटेक्चर का ही नेसेसिटी आपको है। आप जब भी एक होटल बनवाएँ या फिर कोई भी अगर एक छोटा-सा कंस्ट्रक्शन भी है, हाँ। तो आप एक आर्किटेक्ट के पास ज़रूर जाएँ। और अगर आप होटल बना रहे हैं, तो आप होटल आर्किटेक्ट के पास जाएँ। हुँ। आप अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं, हुँ। तो आप हॉस्पिटल आर्किटेक्ट के पास जाएँ। जी। जैसे हम आपको किसी को अगर दिल की बीमारी है, तो हुँ। वो दिल के डॉक्टर के पास जाएगा। जी। किसी को लंग की बीमारी है, वो लंग के पास जाएगा। किसी हाँ। को हड्डी की बीमारी है, वो ऑर्थो के पास जाएगा। बिल्कुल। किसी को कमर में दर्द है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा। आपको जो चीज़ बनाना है, आप उस स्पेसिफिक आर्किटेक्ट के पास आपको जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, होटल में जो हमको दिखता है, उसके अलावा भी कई रास्ते होते हैं। जी। जो हमारे कस्टमर के रास्ते होते हैं, हुँ। वो हमारे स्टाफ के रास्ते नहीं होते हैं। स्टाफ के रास्ते अलग होते हैं। अच्छा। स्टाफ की सीढ़ियाँ अलग होती हैं। स्टाफ के लिफ्ट्स अलग होते हैं। वो कस्टमर के लिफ्ट में या हमारे क्लाइंट्स या गेस्ट के लिफ्ट में वो नहीं जा सकते। वो सब की नॉलेज आपको नहीं है, वो सब की नॉलेज आर्किटेक्ट को है। इसलिए आप उनके पास जाएँ और उनकी जितनी नॉलेज है, उसको अपने बिल्डिंग में उनका सहयोग लें। बिल्कुल। अच्छा, आपके होटल मोती महल में कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? देखिए, हमारा तो सबसे पहले कि मैं बता दूँ कि हुँ, हुँ। दावे के साथ जो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जी। हमारा खाना बेस्ट इन अंबिकापुर है। जी। आप एक मौका दीजिए हाँ। और आप फिर मुझे रोज़ फ़ोन कर कर के परेशान करेंगे कि प्रज्ञांश जी, जी। आप मेरे लिए ये बनवा दीजिए। जी, जी। प्रज्ञांश जी, मैं इतने देर में आ रहा हूँ, मेरा आप खाना रेडी करके हाँ, हाँ। रखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप बस एक मौका दीजिए, आपको यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल। उसके साथ में आप जब सुविधाओं की बात करेंगे तो जो हुँ। टॉयलेटरीज़ अवेलेबल रहनी चाहिए एक होटल हुँ, में। हुँ। जैसे आप सुबह आते हैं तो आपको ब्रश करना है, हुँ। ब्रश अवेलेबल रहना चाहिए।
आप शावर कैप, जो लेडीज़ लोग रहती हैं, कई हाँ। लोग वो सर से स्नान नहीं कर सकती, हम्म, तो एक शावर कैप उनके लिए रहना चाहिए। हम्म, फिर शैम्पू रहना चाहिए, कंडीशनर रहना चाहिए, बाथिंग जेल रहनी चाहिए, हैंड सोप रहना चाहिए, हम्म। टॉवेल्स रहनी चाहिए। सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरी, हाइजीन को देखते हुए रहनी चाहिए। इन सारी सुविधाओं का। जी, सुविधा बहुत ही ज़रूरी होती है एक होटल हम्म, बिज़नेस में, हम्म, कि आप अगर मान लीजिए आप गर्म पानी पीते हैं, हम्म। तो आपके आपके रूम के अंदर ही एक केटल रहनी चाहिए, जो आप उस पानी को जो आप गर्म करके पीते हैं घर में, उसको आप होटल में भी गर्म करके जब आपका मन है तब आप पी पाएँ। बिल्कुल। जी। जमीन खरीदने में निवेश ज्यादा है या फिर उसके बिल्डिंग बनाने में? देखिए, ज़मीन आप कब खरीदते हैं, हम्म, उस पे भी मैटर करता है, लेकिन जो आपका सवाल है ज़मीन या कंस्ट्रक्शन, जी। उसमें आपका 30 से 35% जो है वो ज़मीन खरीदने में जाता है, जो अमाउंट है, हाँ। और 70 टू 75% जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन में जाता है। आपका कितना निवेश लग गया था यहाँ? चूँकि ये ज़मीन मेरे मॉम डैड ने बहुत पहले सन 2005 में खरीदी थी, अच्छा, अच्छा। तो उस टाइम ये ज़मीन का रेट नहीं था, क्योंकि बस स्टैंड भी यहाँ पर नहीं आया था और जी, यहाँ पे ना मॉल था, ना मेडिकल कॉलेज था, तो ज़मीन का रेट ज़्यादा नहीं था, तो मुझे जी। ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ा है। बिल्कुल। जी। कंस्ट्रक्शन में कितना लागत लगा चुके हैं? और कंस्ट्रक्शन देखिए, जब आप किसी भी होटल बिज़नेस में जाते हैं, हाँ, तो उसका सीधा-सीधा मैं आपको हिसाब बता देता हूँ। हाँ। 3000 से 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। अच्छा, अच्छा। तो अगर मान लीजिए आपका जो होटल है, हाँ, वो 1000 स्क्वायर फीट का है, हाँ, हाँ। तो उसको बनाने में आपको 30 से 35 लाख का खर्चा आएगा। वो आप स्केल देखिए, आपको कितना बड़ा होटल बनाना है, कितने स्क्वायर फीट का बनाना है, उसके सीधे-सीधे आप 3000, 3500 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको कितना लागत आएगा एक होटल बनाने में, उसका अनुमानित पूरा पैमाना निकल जाएगा। अमाउंट निकल जाएगा। जी, जी। जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। टीवी अच्छा, भी आ जाती है, अच्छा, अच्छा। एसी भी आ जाता है, हाँ। बाथरूम की सारी चीज़ें आ जाती हैं, टाइल्स आ जाता है, फॉल सीलिंग आ जाता है, हुँ। लाइट्स, उसमें कुछ नहीं बचता है। सारी सुविधाएँ भी उसमें इंक्लूड हो हाँ, जाती हैं। आप अगर 3 टू हुँ, 3500 आप लगाएँगे, हुँ, हुँ। तो आप सारी सुविधाएँ उसमें आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। जी। अभी वर्तमान में एक होटल खोलने में कितनी लागत लग सकती है, अगर पूरा अराउंड ज़मीन, कंस्ट्रक्शन, पूरा फुल फिनिशिंग अगर देखा जाए तो? देखिए, अगर आप एक अंबिकापुर की अगर मैं बात करूँ, हुँ, आप 10 डिसमिल का यहाँ पर प्लॉट आप लेना चाहते हैं, हुँ। तो कम से कम आपको अच्छा प्लॉट लेना है तो 6 लाख रुपए डिसमिल आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। जी, ठीक है, जिसकी लागत आपकी 60 लाख रुपए की आएगी। बिल्कुल। ठीक है, उस पे आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा लगभग 1.5 करोड़ रुपए, जी, जिसमें आप 2 से सवा 2 करोड़ में आप एक 10 डिसमिल के एरिया में आप एक बढ़िया होटल होटल का निर्माण कर सकते हैं। इतना लागत लग जाएगा, लग फुल जाता फिनिशिंग, है ना? है। जी, 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 बिल्कुल। अगर कोई बिल्कुल कम लागत में शुरुआत करना चाहे छोटे जगह पर। जी, छोटे जगह पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आजकल जो सुविधा है, एयरबीएनबी की हाँ। सुविधा है। एयरबीएनबी क्या होता है कि हुँ, आप जैसे नीचे मकान है आपका, हाँ। ऊपर आपके पास 2 बीएचके खाली है। हुँ, हुँ। आप उसको एयरबीएनबी में चढ़ाइए, और उसको उसमें बहुत कस्टमर आते हैं जो आपका 2 बीएचके को एक होटल के रूप में कन्वर्ट उन कर लोग देंगे। लेते हैं, हाँ, और उन लोग फिर ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं और आते हैं। तो आप बिल्कुल छोटे में, आपके घर के ऊपर अगर मकान 2 बीएचके या एक रूम पड़ा हुआ है, आप उससे भी बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अपनी प्रॉपर्टी गोइबिबो में लिस्ट कराइए, मेक माई ट्रिप में लिस्ट कराइए, booking.com में लिस्ट कराइए, ईज़ माई ट्रिप में लिस्ट कराइए, जी। और आप 2 से 4 कमरों की प्रॉपर्टी के साथ भी बिल्कुल चालू कर सकते हैं, जो आपके घर के ऊपर या नीचे खाली पड़ी हुई है। अच्छा, गाँव या फिर पर्यटन क्षेत्र जैसे आ जाता है, वहाँ पर होटल खोलना कितना मुनाफ़ेदार साबित हो सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुनाफ़ा होता है वो पर्यटन क्षेत्र में होता है। जी। पर्यटन क्षेत्र में ऐसा होता है कि आपका रूम कभी खाली नहीं जाएगा। हाँ। आपकी 70 टू 80% जो ऑक्यूपेंसी है, जी। वो नॉन बिज़नेस टाइम में आएगी आपको। हुँ, हुँ। जैसे जब आपका सीज़न नहीं है तब भी उतनी ऑक्यूपेंसी रहेगी, हुँ। और जब आपका सीज़न है तब आपके एक रूम जैसे खाली हुआ, वैसे ही दूसरे रूम लग जाते हैं, हाँ। वैसे ही तीसरे रूम लग जाते हैं। 100% ऑक्यूपेंसी जो है पर्यटन के क्षेत्र में अगर आप होटल बनाएँगे तो आपको मिलती है। जैसे अभी हम मैन पार्ट की बात करें, हाँ। तो दिसंबर से जो फरवरी मार्च तक का महीना रहता है, हाँ, उसमें आपको अच्छे रूम्स मिलना बहुत ही मुश्किल रहते हैं, क्योंकि सारे ही बुक हो जाते हैं। बुक रहते हैं। हाँ, ये बात है। पर्यटन क्षेत्र में सफल है ये बिज़नेस।
पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल है। या फिर कम एरिया आबादी वाले एरिया पर कितना सफल हो सकता है? देखिए, कम आबादी वाले में एरिया में अगर हम बात करें तो अगर आबादी कम है हाँ। तो उसकी डिमांड भी हल्की कम होगी। तो आप वहाँ पे छोटी प्रॉपर्टी खोलें, बिल्कुल सक्सेस होगी। जैसे आप खोले वहाँ पे 5 से 7 रूम, 8 रूम की प्रॉपर्टी आप खोलें, आपके रूम्स हमेशा लगे रहेंगे। आपकी अगर शहर की आबादी कम है तो आप नंबर ऑफ रूम्स कम करके खोलिए, मेरा ये मानना है। जी। बाकी सफल वहाँ पर भी है, सफल शहरों में भी है और पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल है। आपके यहाँ होटल मोती महल में कितने रूम्स कमरे हैं? होटल मोती महल में 20 कमरे हैं। जी। 20 कमरों को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अच्छा। इसमें जो बजट कैटेगरी है, जो लोग आते हैं बाहर से 1600 1800 का रूम चाहते हैं, हाँ। उनके लिए भी हमारे पास रूम है। अच्छा। फिर जिनका बजट थोड़ा सा हाई है, उनका 2200 में उनको रूम देते हैं। कई कंपनीज वाले आते हैं जिनको कंपनी से एक बजट अलॉट होता है। कंपनीज उनको भेजती हैं अंबिकापुर किसी किसी कार्य के लिए और हाँ। एक बजट दे के भेजती है कि हम आपको 2500 रुपये एक दिन के रुकने का दे रहे हैं। जी। उन लोगों के लिए हमने कॉरपोरेट रूम्स बना के रखे हैं जो 2500 के हैं। हाँ। और एक और कैटेगरी है हमारी शाही मोती, जिसमें एक हॉल है जिसमें 15 से 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उस हॉल से आप जब अंदर जाएंगे तो एक बेडरूम भी है। एक 1 BHK टाइप का क्रिएट करने की कोशिश की है, जो मोस्टली VVIP गेस्ट जो हैं हमारे, हाँ। जो पॉलिटिशियन हैं या बड़े अधिकारी हैं या हाँ। IAS हैं या कोई पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए बनाया है, जो कि बिल्कुल मुझे सफल होते हुए दिख रहा है। क्योंकि अभी सरगुजा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, हाँ। वो भी रुक के गए हैं। मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं, उनके जो गेस्ट आते हैं वो भी रुकते हैं। तमाम पॉलिटिशियन, सरकारी गेस्ट उसमें रुकना प्रेफर करते हैं। जी। अच्छा, कमरों की जो है किराया कैसे निर्धारित होती है अगर बात करें तो? कमरों का किराया सीधे सीधे आप कितनी सुविधाएं दे रहे हैं उनको, जी। उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपका आप आपके टॉवेल्स धुले हैं या नहीं, आपको रेगुलरली टॉवेल्स जो धोते हैं उनको, जैसे मैं अपना एक रूम लगाने की लागत की बात करूं, हाँ। तो मुझे बेडशीट, पिलो, हाँ। पिलो कवर, टॉवेल्स, ये सब धुलवाने में 250 रुपये का खर्चा आता है। और एक कमरे AC में। का एक रूम के पीछे मेरा 200 रुपये पर डे का खर्चा आता है, जी। जो कि हो गया 450 रुपये। उसमें जो साबुन, शैम्पू, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, इनका 50 रुपये मान लो, 500 रुपये। जो मेरे स्टाफ हैं उन सब का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप मिला लो तो 700 साढ़े 700 रुपये का मेरा खर्च आ रहा है एक रूम को लगाने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपनी लागत देखनी है कि आपकी एक लागत कितनी आ रही है एक रूम को लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि लागत आ रही है 800, आपने रूम का किराया निर्धारित कर रखा है 500, फिर आप माइनस में चले जा रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए कि एक रूम को लगाने के पीछे आपकी लागत कितनी आ रही है, उससे आप 500 800 रुपीज़ जो है आप प्लस करके अपना किराया निर्धारित कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। अच्छा बड़ी भैया, होटल बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर खर्च की बात करें तो किस में आती है? होटल बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च जो आती है वो मशीनरी में आती है। लोग बोलेंगे टेबल, फर्नीचर, हाँ। AC, TV, नहीं, मैं बोलता हूँ मशीनरी में आती है। जब आपका होटल जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके लिफ्ट्स लगते हैं। जी। लिफ्ट बहुत महंगी आती है, 12 लाख की एक लिफ्ट आती है। मेरे यहाँ जैसे 2 लिफ्ट लगनी थी तो 24 लाख का खर्चा सिर्फ लिफ्ट में आ गया। हाँ। उसके उसके बाद जनरेटर का जो खर्च आता है वो 12 लाख का खर्च आता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो खर्चा आता है, मेरे को लगता है 20 to 25% अमाउंट ऑफ टोटल इन्वेस्टेड इन मेकिंग अ होटल, 20 to 25% जो खर्चा है वो मशीनरी में आती है। एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। बड़ा हिस्सा जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इंटीरियर्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। कारपेंटर के जो काम होते हैं, जैसे बेड बनते हैं, हाँ। हेडबोर्ड बनते हैं, अलमीरा बनती है, इसमें एक बहुत मेजर पार्ट खर्च होता है। और निर्माण में तो होता ही है। बिल्कुल। जी। अच्छा, होटल के बिजनेस की शुरुआत के लिए आपने लोन लिया था? जी, देखिए, आप कभी भी कोई बिजनेस करेंगे हाँ। तो आप 4-5 जगह से ही पैसे, आप जो स्रोत है आप डेवलप कर सकते हैं। पाएंगे। एक होते हैं फ्रेंड्स, हाँ। एक फैमिली, एक रिलेटिव, और चौथा आ जाता है बैंक। बैंक। तो इन सभी लोगों का सहयोग आपको लेना पड़ता है एक बिजनेस चालू करने के जी। लिए। तो मैंने भी, हाँ जी, लोन लिया है। बिल्कुल।
अच्छा, आज के टाइम पर देखा जाए तो एक बिजनेस को शुरुआत करने के लिए लोन लेना कितना मुश्किल का काम है? देखिए, अगर आपके पास मॉर्गेज है तो लोन लेना तो बहुत इजी है। जी। आपको अगर मॉर्गेज के साथ लोन लेना है, प्लस आपको पटाने की क्षमता आपके पास अगर हो, तो लोन लेना बहुत इजी है। और वो ये दोनों चीज़ें अगर नहीं है, मॉर्गेज के लिए आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है और पटाने की क्षमता भी नहीं है, हाँ, तो लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। पहला लोन लेना हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद जैसे जैसे आप ईएमआईज़ पटाते जाएंगे तो बैंक का भी एक विश्वास डेवलप होता है आपके लिए कि हाँ, ये इंसान अच्छा है, ये अपने टाइमली पेमेंट्स करता है, तो वो उन लोग भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे आपको लोन लोन देने देने में, के लिए। है ना? जी। इससे हो गया ये गवर्नमेंट बैंक हो गए या फिर प्राइवेट बैंक हो गए, दोनों में से आसान कौन सा होता है एक लोन अप्रूवल कराने में? देखिए, लोन की प्रक्रिया तो ऑलमोस्ट हर बैंक में जी। बढ़िया रहती है, जी। मतलब एक ही जैसे रहती है। ऐसा नहीं है कि हम हाँ। गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो लंबा प्रोसीजर है, प्राइवेट में जा रहे हैं तो हम्म, छोटा प्रोसीजर। लोन लेने की प्रक्रिया मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बैंक दोनों का में सेम रहता है। सेम रहता है। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सब्सिडीज योजनाएं चलती हैं, क्या जी। होटल सेक्टर पर ही लागू होते हैं? जी, होटल सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी सब्सिडी चलती है। अच्छा। जो जब मैं होटल का निर्माण कर रहा था तब जी। वो सब्सिडी चालू नहीं हुई थी, तो उसका लाभार्थी मैं नहीं बन पाया। हाँ। तो तो हो रहा अभी है जो नई हाँ, स्कीम चालू हुई है जी। सरकार की, उसमें आप अगर 7 से साढ़े 7 करोड़ का, मुझे एग्जैक्ट रकम नहीं मालूम है, हाँ, हाँ। लेकिन लगभग 7 से साढ़े 7 करोड़ का अगर आप खर्च करेंगे, हम्म, तो आपको 40% अमाउंट जो है एज अ सब्सिडी सरकार आपके खाते में डालती है। अच्छा अच्छा, 40% का? 40%, जी। बड़ा सहयोग हो जाता है। बड़ा सहयोग हो जाता है, होटल बिजनेस में तो बहुत ही बड़ा सहयोग हो जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी इस चीज़ का लाभ नहीं ले पाया। ये अभी 1-2 साल में जो हाँ। अपकमिंग होटेलियर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा जो है सरकार ने चालू करी। अच्छा, होटल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस, पंजीकरण, एनओसीज की जरूरत पड़ती है? देखिए, होटल्स के लिए सबसे पहले आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आपको आवेदन देना पड़ेगा नक्शा जी। पास कराने के लिए। अच्छा। नक्शा पास कराने के लिए आपको 10 से 12 जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हाँ। वो जमा करने रहते हैं। जी। जैसे मेजर मेजर डॉक्यूमेंट्स। मेजर मेजर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक तो डाइवर्शन होता है। हाँ। डाइवर्शन के बाद एक नजरी नक्शा होता है जो जी। पटवारी से प्राप्त करना रहता है आपको। हम्म। उसके साथ आपका लैंड यूज़ जो टीएनसीपी ऑफिस से मिलता है वो लेना पड़ता है। अलग अलग टाइप के 12 से 14 डॉक्यूमेंट्स आप जब कलेक्ट कर लेंगे, वो कलेक्ट करने के बाद आप टीएनसीपी ऑफिस जाइए और वहाँ से आप अपना नक्शा अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के लिए डालिए, तो वो कमर्शियल नक्शा आपको पास करके देते हैं। जी। जी। इसके अलावा और कोई लाइसेंस, एनओसीज होती होटल है? लाइसेंस लगता है, फूड लाइसेंस लगता है, अच्छा। एनओसी लगती है निगम की। हाँ। निगम की एनओसी लगती है। फूड लाइसेंस जो हम फूड ऑफिस से प्राप्त करना रहता है जी। वो लगता है। होटल लाइसेंस जो लेना रहता है वो लगता है। ये सारे या फिर फायर डॉक्यूमेंट्स विभाग से, फायर डिपार्टमेंट से फायर डिपार्टमेंट से, जी, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। वहाँ से भी लेनी पड़ती है, और लेनी यहाँ पे पड़ती है। पर्यावरण विभाग से भी लेनी पड़ती है? पर्यावरण से भी लेनी पड़ती है। लिफ्ट की भी आपको एनओसी लेनी पड़ती है जी। गवर्नमेंट के ऑफिस से जाकर। अच्छा। जी। तभी आप लिफ्ट का संचालन अपने कर पाएंगे? होटल में कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत विभिन्न तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी डॉक्यूमेंट है, ये भी डॉक्यूमेंट है। मुझे किसी ने, जब मैं निर्माण कर रहा हाँ। था या जब स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो लोगों ने बताया ये भी लगता है, वो भी लगता है। तो जाके ऑफिसेस में अलग अलग टेबल्स में बात करना कि कैसे बनेंगे, खुद गया, सीखा, बनवाया, वैसे मतलब वैसे खुद किया। रास्ता बनाते चले गए? जी, रास्ता कोई बनाते। रास्ता दिखाया नहीं? कोई रास्ता दिखाने वाला कोई था नहीं, हाँ, क्योंकि हाँ। मॉम डैड दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जी। मुझे खुद ही अपना रास्ता बनाना था, सीखना था, गिरना था, उठना था। जी। अगर देखा जाए तो इन सारे लाइसेंसों को अप्रूवल कराने में कितना खर्चा आ सकता है? देखिए, खर्च की अगर मैं बात करूं तो नक्शा हाँ। पास में ही आपको, अगर आप 10 डिसमिल का प्रोजेक्ट में आप अगर नक्शा पास कराएंगे होटल का, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस हो गए हैं, तो 2 से 3 लाख रुपए उसमें खर्च आ जाएगा। पूरे लाइसेंसिंग वगैरह सारी चीज़ें करने में आपको 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। 4 से 5 लाख आ जाएगा? जी। अच्छा, देखा जाए तो एक होटल खोलना कितना रिस्की हो सकता है? जी, मैं मानता हूँ कि अगर आप फूड बिजनेस नहीं खोल रहे हैं होटल के हाँ। साथ, और आप सिर्फ स्टे के लिए खोल
खोल रहे हैं, हाँ तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है होटल में, क्योंकि रूम्स आपके मान लीजिए 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, तो भी आपकी काम भर की कमाई हो जाती है। हो जाती है, जी, तो उतना रिस्क नहीं है। उतना रिस्की बिज़नेस नहीं है। अच्छा, जब आप होटल का बिजनेस शुरू कर लिए तो कभी आपको ऐसा लगा कि गलती से खोल दिया या फिर गलती कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं, एहसास? मैं बहुत ही श्योर था, जी। क्योंकि मैंने होटल का निर्माण किया 5 साल पहले से मैंने रूट मैप बनाना चालू कर दिया था कि आर्किटेक्ट से टच लेना, हाँ। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। तो मुझे इस पीरियड के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया है या फिर ये आगे चल के कहीं मुझ पे ही बैकफायर तो नहीं हाँ, कर हाँ, जाएगा, हाँ। ऐसा कभी मेरे मन में ख्याल नहीं नहीं रहा आया। है। अच्छा, देखा अब जब करना ही है तो हाँ, डरना क्या? बिल्कुल, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। अच्छा, देखा जाए तो शुरुआती समय में अगर एक होटल का बिजनेस शुरुआत करने के बाद, तो शुरुआती समय में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रहती हैं? शुरुआती समय में सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती हैं स्टाफ। जी। स्टाफ की सबसे बड़ी चुनौती हाँ। होती है, क्योंकि एक होटल संचालन के लिए आपको कम से कम 15 से 18, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 18 स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो हाँ। आप एक दिन में बैकअप लेके नहीं आ सकते। बिल्कुल। वो जब आप फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 2 स्टाफ रहेंगे। आपने 1 महीना कंप्लीट कर लिया, आपकी स्टाफिंग 6 होगी, 7 होगी, तो ये धीरे-धीरे स्टाफ जो रहते हैं, लॉयल स्टाफ आपसे जुड़ते जाते हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ें रहती हैं वो हाँ, स्टाफ की रहती हैं। स्टाफ का रहता है। जी। उसके बाद का? होटल बिजनेस के बाद सर्विस देने में सबसे बड़ी वो आती है कि जैसे आपके 20 कमरे लगे हुए हैं। हाँ। कभी ऐसा होता है कि सबके साथ होता है, ऐसा ही नहीं कि मेरे साथ ही होता है। हाँ। कभी किसी कमरे का एसी का गैस लीक हो गया है, हाँ। तो उस कमरे के एसी नहीं चल रही है। तो जितने भी आपके सिस्टम हैं उन सबको आपको 100% उपयोग करना है। वो सब सही से चलते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और जी। शुरुआती चुनौतियाँ कस्टमर पर क्या हो सकती हैं? कस्टमर आना, ये? देखिए, अब का जो टाइम है, हाँ। अब कस्टमर लाना उतना टफ नहीं रह गया है जितना पहले था। पहले विजिबिलिटी थी, कस्टमर को आप दिखाई दे रहे हैं तो वो आपके पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब क्या होता है, आप फ़ोन खोलिए, हाँ। आप 10 मिनट में 200 प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। बिल्कुल। तो कस्टमर्स के लिए जो सरकार ने ऑलरेडी लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, कंपनीज़ ऑलरेडी काम कर चुकी हैं कि कस्टमर्स लाने कैसे हैं। आप अपना काम करते चलिए, कस्टमर्स खुद ब खुद आएँगे। खुद पर खुद आ जाना। जी। अच्छा, देखा जाए तो होटल खोलना आसान है या फिर उसे चलाना? देखिए, होटल बनवाना बहुत टफ है। जी। होटल बनवाने का जो हाँ। काम रहता है, हाँ। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हसल करना पड़ेगा। जी। होटल चलाना थोड़ा-सा कम टफ है, मैं मानूँगा, जी। क्योंकि चीज़ें आप जब होटल चलाओगे तो चीज़ें फ्लो में आ जाएँगी और तो वो खुद ब खुद ही एक टाइम के बाद चलने लगती हैं। लेकिन जो बनाने का टेन्योर है वो बहुत लंबा होता है इसका, क्योंकि आप पहले आपकी आर्किटेक्ट से पूरा नक्शा अप्रूवल वगैरह हो गया, उसके बाद आपकी नींव खुदती है, धीरे से पहले फ्लोर की ढलाई होगी, दूसरे फ्लोर की ढलाई होगी, प्लास्टर होगा, टाइल्स लगेगी, फॉल सीलिंग होगी, लाइट्स लगेंगी, इंटीरियर होगा। ये वाला जो होटल बनाने में सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो टफ रहता है, बाकी उसके बाद तो आप सीखते-सीखते खुद ही कर लेंगे। कितना समय लग गया था तैयार होने में इसको? मुझे क्योंकि पैसे का बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं था, धीरे-धीरे पैसे इंजेक्ट कर रहे थे हम लोग, हाँ। और लोन का भी सहारा लिया। मार्केट में जो हमारे संबंध हैं, उनका भी सहारा लिया, काफ़ी जगह से उधारियाँ ली। जी। इसको बनाने में धीरे-धीरे पैसा इंजेक्ट करते-करते पौने 4 साल मुझे टोटल गए। टाइम लगा था। जी, अब इसको आप कंपेयर करेंगे और किसी से, जैसे हमारे होटल पर्पल ऑर्किड के ओनर हैं मुकेश अग्रवाल, हाँ। उनको सिर्फ 16 महीने लगे थे जी। जी होटल बनाने में, लेकिन हमको इस होटल बनाने में पौने 4 साल लगे हैं। मतलब गहराई छुपी रहती है सच्चाई जी। कि उसके पीछे का। वो आप पीछे बताया शुरुआत में कि बनता हुआ कोई नहीं देखता है, बना हुआ हर कोई देखता बना है। हुआ हर कोई देखता है। बिल्कुल। जी, ये सच्चाई है। अच्छा, एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइन का होना एक होटल सेक्टर बिजनेस में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आप किसी भी होटल में जाएंगे ना तो आप सबसे पहले उसके इंटीरियर्स ही देखेंगे। जी। आपको फील कैसा आ रहा है उस होटल में घुसने में, आप सिक्योर फील कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ की स्मेल कैसी है, वहाँ की लाइटिंग कैसी है, वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, हाँ। हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। तो इंटीरियर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है होटल बिजनेस में, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन्स भी बहुत हो गए हैं। जी। तो हमसे अच्छी भी लोग
इंटीरियर्स लेकर आ सकते हैं, इसलिए आप हाँ। पहले ही एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन हायर करिए और अपना बेस्ट जो लुक है वो लोगों को दिखाइए। बिल्कुल। अच्छा, कि बेस्ट होटल और कमरों को लग्ज़री बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? देखिए, लग्ज़री की बात आप जब करेंगे तो हाँ। लग्ज़री सबसे पहले आती है आपके फर्नीचर से, जहाँ पे आप लेटेंगे, जी। जहाँ पे आप बैठेंगे। हाँ। अब आप अगर हमारे कमरे के फर्नीचर्स देखेंगे, वो जी। प्रॉपर एक बॉस चेयर है। आप अगर हमारे रेस्टोरेंट के फर्नीचर देखेंगे, बिल्कुल। फुल कुशन है, आपके सीटिंग में भी कुशन है, बैक सपोर्ट में भी बैठने में भी कुशन है। पूरा कंफर्टेबल लग रहा जी, है। तो आपको जब कंफर्टेबल फ़ील करेगा तो जी। लग्ज़री आप अपने आप फ़ील करोगे। तो मुझे लगता है फर्नीचर का और इंटीरियर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता हुँ। है कि आप लग्ज़री आप कैसे दिखा सकते हो। जी। अच्छा बड़े भैया, अगर कोई कस्टमर आता है रुकने के उद्देश्य से या फिर खाना खाने के उद्देश्य से, तो आपके होटल पर दोबारा आए, इस पर आपका क्या स्ट्रेटजी रणनीति रही है? देखिए, हाँ। कस्टमर के सेंसेस होते हैं। जी। वो जब यहाँ पर आएगा, आप उनके सेंसेस को पकड़िए। हाँ। उनके सेंसेस होते हैं, एक रहता है जो वो देखते हैं, आप उनको दिखने में अच्छे लगिए। हाँ। एक सेंसेस है उनका जो टेस्ट है, हुँ। आप उनको टेस्ट में बढ़िया लगिए। कस्टमर आपको एक ही बार मौका देता है। हाँ। एक ही बार कस्टमर आएगा और अगर उसमें आपका खराब प्रदर्शन रहा, जी। वो कस्टमर फिर आपके पास कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। कस्टमर सिर्फ एक मौका देता है, उस एक मौके का आपको पूरा उपयोग करना है और उसमें अपना बेस्ट डिलीवर करके देना है। हाँ। जी। तो इस पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए टेस्ट पे, अपने होटल के लुक्स पे, लग्ज़री पे, स्टाफ्स पे। अगर शुरुआती समय पर देखा जाए, तो मार्केटिंग कितना महत्वपूर्ण है इस होटल सेक्टर बिज़नेस पर? देखिए, मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो किसी भी बिज़नेस में मार्केटिंग एक हाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जी। इसमें आप जब तक लोगों को दिखेंगे नहीं, तब तक आप बिकेंगे नहीं। बिल्कुल। सबसे पहले आपको लोगों को दिखना है। दिख आप किस माध्यम से सकते हैं? आप सोशल मीडिया के माध्यम से सकते हैं, हाँ। फ्लेक्स के माध्यम से सकते हैं, बैनर्स के माध्यम से दिख सकते हैं। हमारे अंबिकापुर में जगह-जगह स्क्रीन्स लगी हुई हैं। जी। जो गांधी चौक पे स्क्रीन है, घड़ी चौक पे स्क्रीन है, हुँ। बस स्टैंड में स्क्रीन है। आप वहाँ से लोगों तक पहुँचेंगे तो फिर जो लोग आपको देखेंगे बार-बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार, वो हाँ, आप हाँ। तक खुद ही पहुँचेंगे। बिल्कुल। जी। तो जब पहुँच जाएँगे तो फिर आप फिर उनको आप अपना बेस्ट डिलीवर करो, बिल्कुल। उनको बेस्ट स्टे दो, बेस्ट हुँ। खाना दो, फिर वो आपके लॉयल कस्टमर्स हो जाएँगे। अच्छा, होटल बिज़नेस में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो है, कितना सहयोगी हैं? देखिए, बहुत ही चमत्कारी है मैं तो कहूँगा जो हाँ। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स बने हुए हैं, हाँ। क्योंकि एक मार्केटिंग का बहुत जो मोटा हिस्सा है, हुँ। वो ये खुद ही खर्च कर देते हैं। जी। हम और आपके जैसे लोग आईपीएल में ऐड नहीं दे सकते, बिल्कुल। लेकिन गोआईबिबो हमारे बिहाफ़ पे आईपीएल में ऐड दे देती है। तो एक बहुत ही मेजर रोल है जो ऑनलाइन एजेंसीज़, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ जो भी हमारे हाँ, लिए हाँ। काम कर रही हैं, उनके हमारे सेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, मैं कह सकता हूँ 40 टू 60 40% ऑनलाइन का योगदान रहता है, 60% ऑफलाइन का ऑफ़लाइन का योगदान रहता रहता है। है। जी। जैसे अगर रेस्टोरेंट सेक्टर पर अगर देखा जाए बिज़नेस पे, तो स्विगी, ज़ोमैटो ये हो गया, जी, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, रेस्टोरेंट के लिए स्विगी, ज़ोमैटो, मैं आपको बहुत ही कमाल का आंकड़ा बताऊँगा। बिल्कुल। ज़ोमैटो के हाँ। बीडीएम साहब अभी 1 घंटे पहले अच्छा। आके बैठे हुए थे हाँ, यहाँ हाँ। पे। हमारे अंबिकापुर में मंथली जो फूड की सेल होती है जी। स्विगी, ज़ोमैटो पे, हाँ, हाँ। वो 70 लाख रुपीस की होती है, अच्छा, अच्छा। एवरेज 1 महीने में। मतलब 70 लाख का खाना जो है हमारे अंबिकापुर की जनता 1 महीने में कंज़्यूम कर जाती है कंज़्यूम ज़ोमैटो और स्विगी के माध्यम से। जिसमें हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हाँ, हाँ। जैसे उन्होंने जो आंकड़ा मुझे बताया, हाँ। होटल माखन विहार जो है, हाँ। वो 5 टू 6 लैक्स की सेल करता है जी। पर मंथ। कैफ़े रावली है, हाँ। होटल आदित्य ज्योति है, हाँ। और भी बहुत सारे होटल्स हैं। वो अपना जो फूड सेल का जो मेजर पार्ट है, हुँ। वो स्विगी और ज़ोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की वजह से ही वो अचीव कर पा रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है, जी, बहुत ही ऑनलाइन बड़ा पर चले आंकड़ा जा है। रहा है। जी, जी, जी। और ये होटल सेक्टर पे कमरों की अगर बात करें, तो जैसे ओयो हो गया, माई ट्रिप हो गया, गोइबिबो हो गया, ये कितना महत्वपूर्ण है? अगर आप कमरों की बात करेंगे हाँ। तो 40% जो आपकी ऑक्यूपेंसी आएगी, हुँ। वो ऑनलाइन आपको लाकर देती है। जी। 60% जो ऑक्यूपेंसी है,
वो वॉक इन गेस्ट भी आते हैं, या आपके जो ऑलरेडी जो गेस्ट बन चुके हैं हाँ हाँ वो अपने माध्यम से दूसरे गेस्ट को बताते हैं कि यहाँ पर एक होटल है, तो उनके माध्यम से भी एक मेजर जो जनता है, जो हाँ ऑडियंस है हमारी, पहुँच वो पाती आती है। है। जी। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कमीशन कितना कट जाता है? देखिए, अगर हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग है, लेकिन आप अगर गो आईबीबो और मेक माई ट्रिप का बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 20 to 22% कमीशन जो है वो गो आईबीबो और मेक माई ट्रिप चार्ज करते हैं। चार्ज करते हैं। आपको जो भी रेट फ्लैश होते हुए हाँ। दिखते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, हाँ उसका जो 20% जो अमाउंट है वो सीधा सीधा एज अ कमीशन गो आईबीबो को जाता है। जाता है। जी। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन बुकिंग और ऑफलाइन रेट डिफरेंस होता है, फिर सेम प्राइस रहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल डिमांड के हिसाब से भी प्राइसिंग की जाती है। अच्छा। जैसे शादी के लगन है तो रूम्स ज़्यादा चाहिए, डिमांड ज़्यादा है रूम्स की, हाँ हाँ तो उसमें प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि आप दिवाली के दिन पटाखे महंगे नहीं बेचेंगे तो किस दिन बेचेंगे। बिल्कुल। जी, तो प्राइसिंग काफ़ी स्ट्रैटेजी के हिसाब से और मार्केट की डिमांड के हिसाब से देख के रखी जाती है। देख के रखी जाती जी, है। ऑनलाइन की जो, क्योंकि वो ऊपर नीचे होते रहती है। ऑनलाइन भी ऊपर ऊपर नीचे होती रहती है। ऑनलाइन वाले जो हैं आपको अपना एक बैकएंड ऐप देते हैं अच्छा। अपने मोबाइल में, हाँ जिससे आप पल पल अपने प्रॉपर्टी का रेट ऊपर नीचे, आपको क्या ऑफर्स चलाने हैं, कस्टमर्स को क्या डिस्काउंट देने हैं, वो आप अपने खुद ही अपने मैनेज कर सकते हैं उसको। मोबाइल से कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा, होटल के साथ रेस्टोरेंट खोलने का ख्याल कैसे आया, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ही विचार था आपका? देखिए, रेस्टोरेंट, होटल अधूरा है रेस्टोरेंट के बिना, जी। क्योंकि आप अगर किसी को एक घर जैसा वातावरण, अगर आप किसी को एक स्टे दे रहे हैं हाँ तो इसको एक आश्रय दे रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर उसको मकान चाहिए तो रोटी भी चाहिए। बिल्कुल। आप मकान आपने दे दिया, आप रोटी नहीं देंगे तो आप वो चीज़ें कंप्लीट कैसे हुई? दोनों चीज़ एक कॉम्बिनेशन है, दोनों चीज़ें एक साथ। मेरा मानना है कि अगर हाँ, मैं कहीं किसी दूसरे जगह जाऊँगा, किसी होटल्स में रुकूँगा, हम्म। तो मैं बिल्कुल वही जगह प्रेफ़र करूँगा जहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी हो। कि मुझे कभी भूख लगी, कुछ खाना है, कभी मुझे चाय चाहिए, कभी पानी चाहिए, तो मुझे तत्काल वो अवेलेबल हो जाए चीज़ें। बिल्कुल। जी। अच्छा, देखा जाए तो रेस्टोरेंट पर सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होती है, किचन पर या फिर इंटीरियर पर ही, उसके बैठक व्यवस्था पर? रेस्टोरेंट में आपको सबसे पहले तो एक अच्छा वातावरण क्रिएट करके देना ही पड़ेगा। जी। वो एक वन टाइम कॉस्ट होती है, हाँ। जो आप एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करके देते हैं अपने हम्म। कस्टमर्स को। उसके अलावा एक जो मेजर जो किचन स्टाफ होते हैं, वो थोड़े आप अच्छा लाएँगे तो थोड़े से एक्सपेंसिव जाते हैं, तो आप टोटल आपके किचन में स्टाफ काम करते हैं 8 से 10। 8 से 10 स्टाफ आपको लगेंगे ही, जो आपके लिए खाना बनाएँगे। जी। उसके बाद 3 से 4 स्टाफ आपको लगेंगे जो सर्विस देंगे, जो उस खाने को टेबल्स तक पहुँचाएँगे, अच्छा। लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हाँ। उसके अलावा जो आपका फ्रंट ऑफिस मैनेज करेगा, उसके लिए 2 स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो टोटल रेस्टोरेंट में 13 से 15 स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट बिजनेस पर अगर देखा जाए तो मेन्यू कैसे तय किया जाता है? मेन्यू एक्चुअली, मेन्यू का मैं आपको सीधा-सीधा बताना हाँ अगर बताऊँ, हाँ। तो मेन्यू आप डिसाइड नहीं करते हैं, जी। मेन्यू आपका शेफ़ डिसाइड करता है। अच्छा। कि आपके शेफ़ को क्या बनाना आता है। हम्म। आपने कभी देखा होगा, हाँ। यहाँ पर एक जेसीएम जयसवाल चित्र मंदिर का रेस्टोरेंट जी था, जी। तो वहाँ पे खाना बहुत बढ़िया था उसका, हम लोगों ने भी काफ़ी बार जाके खाए। जी। हम 1 महीने बाद गए तो वहाँ का मेन्यू ही चेंज हो चुका था। अच्छा। तो हमने पूछा कि मेन्यू कैसे पूरा चेंज हो गया? हाँ उन्होंने बोला कि शेफ़ चेंज हो गए, इसलिए मेन्यू भी चेंज हो गया। हाँ। तो मेन्यू हम प्योरली 100% डिपेंड करता है कि आपका शेफ़ क्या बनाता है, कैसा बनाता है, कितनी कितनी चीज़ें बना सकता है, उतना लोड हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे आप मेरे यहाँ की बात करेंगे तो मेरे यहाँ टोटल 300 से 350 आइटम्स हैं, जो हम अपने गेस्ट को ऑफ़र कर सकते हैं। जी। तो वो मेरे शेफ़ की काबिलियत है कि वो 300 से 350 आइटम बना के दे बना सकता के है, दे उस सकते हिसाब से हैं। उसने अपना मेन्यू क्रिएशन किया है। जी। अच्छा, आपके होटल पर नॉन वेज और वेज दोनों में से क्या है, क्या दोनों है फिर? होटल में वेज लवर्स भी हैं, हाँ। नॉन वेज लवर्स भी हैं, तो जी। हमने दोनों ऑडियंस है हमारी, दोनों पार्ट रखे हैं। दोनों ऑडियंस है हाँ हमारी, तो हमने दोनों को कैटर करने के लिए वेज और नॉन वेज दोनों जी। की सुविधा रखी है। अगर देखा जाए तो दोनों में से डिमांडेड? देखिए,
दोनों में से डिमांड, मुझे ऐसा पहले लगता था कि नॉनवेज की ज़्यादा डिमांड होगी, जी लेकिन जब होटल की शुरुआत हुई उसके बाद जब मैंने आंकड़ों को देखा तो मुझे ये पता चला कि वेज की भी बहुत ज़्यादा संख्या रहती है। जी तो कई फैमिलीज आती हैं, जैसे पांडे फैमिलीज हैं, हाँ अग्रवाल फैमिलीज हैं, वो हम्म। सिर्फ और सिर्फ वेज ही खाना प्रेफर करते हैं। जी। अगर वेज पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांडेड फूड जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अगर डिमांड करते हैं ऑर्डर वेज करते में हैं। देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस हमारी है जो हम्म, ऑर्डर करती है वो पनीर बटर मसाला, हाँ पनीर चटपटा, हाँ स्टफ्ड मशरूम और तंदूरी आइटम पनीर टिक्का, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक अच्छा सेफ किचन स्टाफ मिल पाना कितना मुश्किल का काम है? देखिए आप आपके होटल की जो बैकबोन होती है, हम्म, आपके होटल की जो कोर होती है, वो आपका खाना होता है। अगर जी आप किसी को खाने में भा गए, अगर किसी को आपका खाना पसंद आ गया, हाँ वो इंसान को भले आप उससे दूर हों, 10 किलोमीटर दूर हैं, 15 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन वो आपके पास ही खाने आएगा। जी तो एक अच्छा टेस्ट एक अच्छा शेफ़ ही दे पाता है। तो उसको खोजना, सबसे पहले आपको पूरी टीम को खोजना पड़ता है, जो एक साथ में काम करे और एक अच्छा खाना बना के कस्टमर को डिलीवर करे। अच्छा, रेस्टोरेंट पर अगर देखा जाए तो जो खाना बच जाता है उस खाने का वास्तव में क्या किया जाता है? डस्टबिन में जाता है। जी। अच्छा बड़े भैया, हम बाजार प्रतिस्पर्धा पर अगर बात कर लें, कंपटीशन पर, तो आज के समय पर देखा जाए तो होटल बिजनेस में कितना कंपटीशन है? देखिए होटल बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन है जी और कस्टमर आज के डेट में बहुत स्मार्ट हो गया है। अच्छा कस्टमर को पता है कि उसको क्या चाहिए। जी कस्टमर बहुत ही एजुकेटेड हो गया है। अब आपको कस्टमर को आप मूर्ख नहीं बना सकते। कस्टमर खुद ही देखेगा कि ये हाँ होटल मेरे को ये ऑफ़र कर रहा है, ये होटल मेरे को इससे बढ़िया कमरा उससे सस्ते में ऑफ़र कर रहा है। जी प्रतिस्पर्धा है, हर लाइन में है और आगे भी बहुत बढ़ेगी। हम्म, लेकिन आप अपना काम बेस्ट करते जाइए और कस्टमर को क्या चाहिए, हाँ उसके आप खुद कस्टमर बन के देखिए कि आप अगर कस्टमर रहते तो आप अपने होटल को क्यों चूज़ करते। आप उसके माइंडसेट को देखिए, तो फिर आप उसको ज़्यादा समझ पाएंगे। मतलब इस सेक्टर पर भी लगातार कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। जी, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, आगे भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो हमारे नई जनरेशन है हाँ वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल्स खोलने में जी जी इंटरेस्टेड है। जैसे मेरे एक जूनियर ने अभी बर्गर सिंह खोला है। अच्छा हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो हम्म, रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है फूड बिजनेस को लेकर। जी जी और कंपटीशन तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन बिल्कुल। हम अपना बेस्ट करते जाएं, ये ज़रूरी है। अगर आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो अगर कोई बिल्कुल जीरो अनुभव के साथ होटल बिजनेस की शुरुआत करना चाहे तो उसे आप क्या सलाह देंगे? देखिए सबसे पहले आप अनुभव लेकर आइए। जी अनुभव कहाँ से लाएंगे? अनुभव आप होटल में काम करिए। जी आप किसी होटल में जाइए, मेरे पास काफ़ी स्टाफ आए हाँ हाँ जिनको अनुभव नहीं था। वो बोले सर आप काम पे रख लीजिए, मैं सीखूंगा, हाँ हाँ देखूंगा। मैंने उनको मौका दिया, आज वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आज जी उनके पास बहुत ही अच्छा अनुभव है। किसी और भी होटल में जाएंगे तो उनको बहुत ही अच्छी सैलरी की ग्रोथ भी मिलेगी। आप सबसे पहले जो भी आपको काम है, हम्म, जिसमें भी आपको रुचि है, उस काम में आप पहले जॉब करके देखिए। जी जी, और उसका अनुभव लेके देखिए, कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं। वो आप जब तक अंदर नहीं घुसेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप पहले उसका एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपोज़र लीजिए, फिर उस काम को करने की सोचिए। पहला कदम यही होना चाहिए। पहला कदम बिल्कुल यही होना चाहिए। अच्छा बड़े भैया, होटल रेस्टोरेंट के बिजनेस में कमाई के बारे में कुछ बताइए। देखिए होटल बनाने का बहुत ज़्यादा जो लागत होता है वो हाँ निर्माण में आता है। जी ठीक है, सबसे पहले आप अपने खर्चे देखेंगे, उसके बाद फिर खर्चे में से जो आपकी कमाई होगी उसको माइनस करेंगे, उसके बाद आपका प्रॉफ़िट जी जी निकलेगा। तो निर्माण में एक खर्च आता है, फिर हाँ हाँ स्टाफ मैनेजमेंट में जो खर्च आता है, जी आपके जो स्टाफ मैनेजमेंट का जो खर्चा है, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाएँगे, सिर्फ रेस्टोरेंट की बात अगर मैं करूँ, हम्म, तो स्टाफ का खर्चा आपको लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ का आ पर जाता है। मंथ आएगा। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जी आएगी, लगभग 15 से 20,000 की आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगी, सिर्फ रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको जो इन्वेंट्री मैनेज करनी है, हाँ जो भी चीज़ें आपके मेन्यू में हैं, हम्म, आप डेली आपको लेकर आनी है। आपको किराना लाना है, डेयरी आइटम्स लाने हैं, आपका नॉन वेजिटेरियन है तो मीट लेकर आना है आपको। हाँ तो इनके जो आपके खर्चे होंगे,
उसके बाद आप देखिए कि आपका सेल कितना जा रहा है, फिर आप जी। दोनों को आप माइनस करेंगे तो आप बिल्कुल आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे उसमें वास्तविकता से। में कितना हो पा रहा है। जी, आपको कम से कम एक अच्छे रेस्टोरेंट को चलाने के लिए मिनिमम 12 टू 15,000 की सेल होनी पर डे तो बहुत ज़रूरी होती बहुत है। ज़रूरी है। जी, तब आप एक अच्छा खर्चा भी निकाल पाएँगे और एक अच्छा अमाउंट अपने लिए, अपने फैमिली के लिए भी जनरेट कर पाएँगे। बिल्कुल। जी। तो डेली अगर देखा जाए तो कभी-कभी तो नुकसान भी हो जाता होगा अगर लॉस। जी, बिल्कुल नुकसान होता है, जैसे कि हमने प्रिपरेशन करके रखी, हाँ, आज सैटरडे का दिन है, जी, लोग खाना खाने के लिए, छुट्टी हाँ, का दिन है, खाना खाने के लिए आने वाले हैं। हाँ, हमने प्रिपरेशन करके रखी है, पूरी इन्वेंटरी बना के रखी है कि जी, आज इतना फूड कंज्यूम होगा, हाँ, क्योंकि आज सैटरडे है, संडे है हाँ, या आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे में भी लोग बाहर जाते हैं। बिल्कुल। उस दिन मान लीजिए किस्मत खराब रही तो पानी गिर गया, हाँ, तो जितने लोग भी आने वाले थे अब वो नहीं आएँगे, नहीं आएँगे। तो उस दिन आपको नुकसान झेलना पड़ता है। बिज़नेस के दोनों पहलू हैं। पहलू हैं। जी, 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 फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप जो है खुद को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा मानते हैं आप? जी, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे 20 से 25 स्टाफ हैं। जी, मैं इसीलिए अपने आप को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा मानता हूँ, जी, क्योंकि इनके जो बिल्स हैं, हाँ, इनके जो खर्चे हैं, हाँ, वो कहीं न कहीं मेरे बदौलत, मेरी कंपनी के बदौलत, होटल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इनके अगर खर्चे निकल रहे हैं तो राष्ट्र निर्माण भी हो रहा है। ये जी, लोग बाहर जाके गैस भी ले रहे हैं, मेडिकल बिल है, वो ले रहे हैं, मोबाइल में रिचार्ज करा रहे हैं अपने, जी। किसी को बाहर जा रहे हैं तो ऑटो वाले को पैसे दे रहे हैं। हुँ, तो हुँ। बिल्कुल इस तरीके से राष्ट्र निर्माण होता है। मतलब कहा जा सकता है कि भारत में जो चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान हुँ। पूरी तरीके से होटल बिज़नेस पर लागू हो रही है। जी, जी, मैं बिल्कुल लागू होते हुए देख रहा हूँ, लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, खुद और अपना स्टैंड ले रहे हैं। नए-नए लोग जो हैं, वो काफ़ी अब बिज़नेस में भी आ गए हैं, पढ़ाई में भी आ गए हैं। जी। अब जो जनरेशन नई जनरेशन जो तैयार हो रही है, हुँ, उसके हुँ। लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मतलब खुद को आत्मनिर्भर बनाया फिर बाकी लोगों को भी बना रहे हैं आप जी, स्टाफ में जी, रखकर। प्रोसेस वही है, उस प्रोसेस में अच्छा, अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी सारा अगर होटल पर, रेस्टोरेंट पर विज़िट किया तो रिसेप्शन पर लेडी स्टाफ रखने के पीछे का क्या कहानी हो सकता है? देखिए महिलाएँ आपका ख़्याल थोड़ा अच्छे से रखती हैं। अच्छा। ठीक है, जी, जी, जी। महिलाएँ थोड़ा गेस्ट को, जैसे आपने रिसेप्शन की बात करी, जी, कई लोग होटल्स में आते हैं, हाँ, बदतमीज़ी से भी स्टाफ से बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जनरली अगर रिसेप्शन में लड़की या फीमेल स्टाफ है, हाँ, तो उन लोग बदतमीज़ी से बात करने में थोड़ा-सा हिचकते हैं। यह भी एक कारण है जिसके वजह से फीमेल स्टाफ को फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन में रखा जाता है। रखा जाता है। जी। अच्छा, बड़े भैया, आज की युवा जो है 8 से 10 साल कंपटीशन एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं। उनको आप क्या सलाह देंगे? कितना लंबा तैयारी करना ज़रूरी है या फिर किसी और दिशा की ओर जाना महत्वपूर्ण? देखिए मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपके जी, दर्शकों को जी, कि सबसे पहले अपनी रुचि को जानें कि आपकी रुचि किसमें है। उसके बारे में आप रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा सीखें। एक बार आपको आपकी रुचि पता चल गई, फिर आप कुछ पीछे मुड़ के मत देखें। जी, फिर आपको 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ, फिर ट्राई करिए, तीसरे साल नहीं हुआ, फिर ट्राई करिए। रुचि है, लगन है, आप फ़ोकस्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो आपका बिल्कुल आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सफल होंगे। मेरा ये मानना है। ये मानना है। जी। जी। नौकरी और बिज़नेस में बड़े अंतर बताइएगा क्योंकि आप दोनों का अनुभव ले चुके हैं। मम्मी-पापा घर पे दोनों सरकारी नौकरी और आप खुद बिज़नेसमैन। देखिए सरकारी नौकरी और बिज़नेस का जो सबसे बड़ा अंतर है, हाँ, जो मैं मानता हूँ, जी, आप अगर बिज़नेस करेंगे तो आप जी, बहुत ही लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, जी, जी, जो राष्ट्र निर्माण करने में बहुत ही सहयोग सहयोग करेंगे। करेगा। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। जी, और दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जी, तो आप उस नौकरी को अपने अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जी। अगली पीढ़ी को अगर नौकरी करना है तो उसको वापस से वही सारे प्रोसीजर्स फ़ॉलो करना पड़ेगा, हुँ, हुँ। जो उसके पेरेंट्स ने किए। उसको पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बिज़नेस ट्रांसफ़र करना है, हाँ, तो आप एक जनरेशन अपनी लाइफ़ का उस बिज़नेस को दे चुके हैं। अब आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, वो एक जनरेशन जो एक पीढ़ी ने दी है, जी। उस बिज़नेस को आप अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो आज की युवा वर्ग जो है
आप अपने अनुभव से क्या उनको दिशा देंगे? बिजनेस की ओर जाना चाहिए, फिर गवर्नमेंट जॉब, या फिर कोई भी जॉब की जी, ओर? मैं फिर से यही कहूँगा कि हाँ। आप अपनी रुचि देखिए। जी। आपकी रुचि अगर पढ़ाई में है तो हाँ। बिल्कुल पढ़ाई भी बहुत अच्छा मार्ग आपको दे सकती है, बहुत जी, सफल जी। बना सकती है जीवन में। और अगर आपकी रुचि बिज़नेस में है तो आप बिल्कुल आप बिज़नेस चूज़ करिए। आपको अपने अंदर आप अपने आप से पूछिए, आपको बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, बिज़नेस माइंडसेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें होते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, ऐसे कई सारी किताबें आते हैं। कितना महत्वपूर्ण है एक बिज़नेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए? देखिए, बहुत सारी किताबें हैं आजकल, बहुत सारे लीडरशिप फ़नल भी हैं जो जी। बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो चला रहे हैं। हाँ। चला रहे हैं, आप उनको देखिए। अब बुक्स भी हैं, अब तो वीडियोस कंटेंट क्रिएशन भी जी। बहुत हो रहा है। बिजनेस को कैसे कर सकते हैं आप, जी। उनको आप देखिए, उनसे आप काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं। आप ऐसे कोई महत्वपूर्ण किताब पढ़े हो? मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है। अच्छा। हाँ, और वैसे अन्य सिलेबस से अलग किताबें पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। नहीं है। नहीं। रिच डैड पुअर डैड पढ़कर क्या अनुभव किए आप? रिच डैड पुअर डैड यही पढ़ के यही अनुभव किया कि आपका अगर बिजनेस माइंडसेट सही है जी। और आपकी योग्यता बहुत नहीं है तो भी आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं जीवन में। अगर अच्छा देखा जाए तो आने वाले 5 सालों में आप अपने होटल मोती महल और खुद को कहाँ देखते हैं? मैं इस होटल को अंबिकापुर का बेस्ट होटल बनाना चाहता हूँ। जी। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे हाँ। कि अंबिकापुर का बेस्ट होटल कौन सा है तो जुबान आप पर होटल आपके मोती ज़बान महल होना पे जी, चाहिए। होटल मोती महल होना चाहिए। जी। मैं अगले 5 साल में ये करना चाहता हूँ जी। अपने होटल के साथ। और आप अपने आप को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? अब होटल आगे पहुँचेगा तो हम सब आगे पहुँचेंगे। बिल्कुल। यही सबसे पहले प्रयास यही है कि हम होटल को आगे पहुँचाएँ, हम सब आगे अपने आप पहुँच जाएँगे। अच्छा, बड़े भैया शादी कर ली आप? जी, जी, बिल्कुल, शादी हो गई है मेरी। जी, जी। अच्छा, परिवार और बिज़नेस को सँभालना कैसे मैनेज कर पाते हैं आप अपने? देखिए, अब दोनों अलग-अलग पार्ट हैं। जी। परिवार को सँभालना और बिज़नेस को सँभालना। जी। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी जो जीवन साथी हैं, हाँ। आप उनका हेल्प लीजिए अपने प्रोफ़ेशन में। जी। आप जो भी काम कर रहे हैं, हाँ। उनमें उनसे सलाह लीजिए। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है मार्केट पे, आप उनसे पूछिए। जी, जी। तो उनका भी आप सहयोग लें, साथ ही साथ अपना भी कार्य करते चलें। जब आप उनका सहयोग लेंगे तो वो भी खुश रहेंगे कि हमारी इतनी इम्पोर्टेंस है इस घर में। तो बड़े भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलकर एक शानदार वार्तालाप भी करके। जी। आप जो है हमारे दर्शकों को होटल बिज़नेस, रेस्टोरेंट बिज़नेस और अपनी इतना सिविल इंजीनियर का जो है अनुभव अंतिम क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को यही सलाह देना चाहूँगा कि जी। आप अपनी रुचि को आप समझिए। आप अगर अडिग हैं, जी। आपको काम करना आता है तो आप अपनी रुचि को समझिए जी। और अपने मॉम-डैड सबको कन्विंस करिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जी। और जब वो भी समझ जाएँगे कि आपको इस चीज़ में रुचि है तो सब आपको मिल के सहयोग करेंगे एक अपना बिज़नेस चालू करने में। बिल्कुल। जी। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाले और इस शानदार वार्तालाप से उठ करने में अपना सहयोग दिए, और ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत लगातार हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, राष्ट्र निर्माण का हिस्सा हो सके, इसके लिए सदैव हम और हमारे पूरे दर्शक आभारी रहेंगे। जी, जी, बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभय जी। जी, जी, जी।